नमस्कार। भारत में रोजगार का जो परिदृश्य है वो काफी उलझा हुआ है ना। हाँ, बिल्कुल। आज हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो बताते हैं कि भाई आर्थिक गतिविधि क्या चीज है, हमारे वर्कफोर्स की बनावट कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है और रोजगार से जुड़े मुद्दे क्या-क्या हैं। हम्म। तो चलिए इनको खोलकर देखते हैं जरा, हम्म। गहराई से पड़ताल करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन कामगार कहलाता है, मतलब काम की परिभाषा क्या है, लोग काम करते क्यों हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में लोगों की जो भागीदारी है वो कैसे बदल रही है। हाँ। ये आंकड़े एक तरह से हमें देश के मानव संसाधन और उसकी आर्थिक सेहत की एक झलक देते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से कि भाई काम जरूरी क्यों है। ये सिर्फ रोजी रोटी कमाने की बात तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। काम से हमें एक सेल्फ वर्थ, आत्मसम्मान मिलता है, हम समाज से जुड़ते हैं और जाहिर है देश की आय में, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं। सही कहा। जैसा कि हमारे स्रोतों में गांधी जी का भी जिक्र है, उन्होंने तो काम के जरिए शिक्षा और ट्रेनिंग पर बहुत जोर दिया था। बिल्कुल। और कामगार कौन है, ये परिभाषा भी समझनी जरूरी है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति जो ऐसी किसी भी आर्थिक गतिविधि में लगा है जिससे देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में योगदान होता है, वो कामगार है। अच्छा। इसमें बड़े मैनेजर से लेकर दिहाड़ी मजदूर तक और अपना काम करने वाले यानी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी शामिल हैं। सब आ गए इसमें तो। हाँ, यहाँ तक कि अगर कोई मान लीजिए बीमारी की वजह से या किसी त्योहार की वजह से अस्थायी तौर पर काम नहीं भी कर रहा तो भी वो वर्कर ही माना जाता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो 2022-23 के आंकड़े देखें तो भारत की वर्कफोर्स करीब 54.5 करोड़ थी, 545 मिलियन। हाँ, बहुत बड़ी संख्या है। और इसमें से लगभग 2/3 2/3 ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। जी। एक और बात जो ध्यान खींचती है, लिंग आधारित अंतर। वर्कफोर्स में लगभग 77% पुरुष हैं और महिलाएं सिर्फ 23%। ये तो काफी बड़ा गैप है। बहुत बड़ा गैप है। और शहरी महिलाओं की भागीदारी तो और भी कम है। हाँ, सही। और ये अंतर इसलिए भी शायद ज्यादा दिखता है क्योंकि महिलाओं के कई जरूरी घरेलू काम हैं, जैसे खाना बनाना है, पानी लाना है या खेतों में बिना किसी पेमेंट के मदद करना। हाँ, जो अनपेड वर्क होता है। बिल्कुल, उसे अक्सर उत्पादक कार्य या प्रोडक्टिव वर्क की परिभाषा में गिना ही नहीं जाता। ओ अच्छा। अब अर्थशास्त्री इस पर बहस कर रहे हैं कि भाई इन्हें भी आर्थिक गतिविधि माना जाना चाहिए या नहीं। तो ये परिभाषाएं कैसे हमारे आंकड़ों को शेप करती हैं, ये सोचने वाली बात है। सही कहा। इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण इंडिकेटर है वर्कर पॉपुलेशन रेशो, WPR। ये बताता है कि देश की कुल आबादी में से कितने प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं। तो 2022-23 में भारत का WPR था लगभग 41.1%। ठीक। और इसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों में ये थोड़ा ज्यादा है, 42.3%, और शहरी क्षेत्रों में कम है, 37.7%। ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में अक्सर आय के साधन सीमित होते हैं, संसाधन कम होते हैं, तो लोगों पर काम करने का दबाव ज्यादा होता है। कई बार वो कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़कर काम में लग जाते हैं। अच्छा। जबकि शहरी क्षेत्रों में शायद लोगों के पास शिक्षा के, बेहतर नौकरी के थोड़े ज्यादा विकल्प होते हैं, तो वो सही मौके का इंतजार कर पाते हैं। और कई बार सामाजिक धारणाएं भी होती हैं कि कुछ खास तबकों के लिए काम करना जरूरी नहीं समझा जाता। ये भी एक पहलू है। अच्छा, कामगारों को उनके काम के स्टेटस के आधार पर भी तो बांटा गया है। हाँ, बिल्कुल। 3 मुख्य श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? पहली है स्वनियोजित यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। ये वो लोग हैं जो अपना काम करते हैं, जैसे कोई दुकानदार हो गया, कोई किसान हो गया। अच्छा, ये सबसे बड़ा ग्रुप है, लगभग 57%। हाँ, ये सबसे बड़ा समूह है भारत में। फिर दूसरे हैं नियमित वेतन भोगी कर्मचारी, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज, जैसे कंपनी में इंजीनियर या कोई क्लर्क। बिल्कुल, जिन्हें नियमित तनख्वाह और अक्सर कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। ये लगभग 21% हैं। ठीक। और तीसरे हैं अनियमित मजदूर या कैजुअल वेज लेबरर्स, मतलब दिहाड़ी मजदूर, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। ये करीब 22% हैं। तो ग्रामीण और शहरी इलाकों में इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा? हाँ, काफी अलग है। ग्रामीण भारत में देखें तो स्वनियोजित, खासकर खेती से जुड़े, और अनियमित मजदूर, इनकी संख्या ज्यादा है। शहरों में आपको नियमित वेतनभोगी और स्वनियोजित दोनों ही अच्छी खासी संख्या में मिलेंगे।
और एक और पैटर्न दिखता है कि पुरुषों को नियमित वेतन वाली नौकरियां महिलाओं की तुलना में ज्यादा मिलती हैं। अच्छा, ये जेंडर गैप यहाँ भी दिखता है। हाँ, अब अगर अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स की बात करें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। हाँ, 3 मुख्य क्षेत्र। प्राइमरी यानी कृषि, खनन वगैरह। हाँ, सेकेंडरी में आ गया मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। उद्योग, निर्माण, बिजली, पानी, ठीक। ये सब। और टर्शियरी मतलब सेवा क्षेत्र, सर्विसेज, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या बदलाव आया है? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव आया है। अगर हम 1972-73 का आंकड़ा देखें तो लगभग 74% लोग प्राइमरी सेक्टर यानी खेती और उससे जुड़े कामों में थे। 74%, बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन 2022-23 तक ये घटकर सिर्फ 46% रह गया। लगभग आधा। हाँ, और दूसरी तरफ सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर, इन दोनों का हिस्सा बढ़ा है। सेकेंडरी सेक्टर अब लगभग 25% और सर्विस सेक्टर लगभग 29% वर्कफोर्स को रोजगार देता है। तो ये एक तरह से अर्थव्यवस्था के विकास का संकेत है कि लोग खेती से हटकर दूसरे कामों की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, ये एक क्लासिक पैटर्न है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या? 1950 से 2010 के दौरान भारत की जीडीपी तो काफी तेजी से बढ़ी, पर रोजगार, एम्प्लॉयमेंट उतनी तेजी से नहीं बढ़ा। अच्छा। हाँ, इसी को रोजगार विहीन समृद्धि या जॉबलेस ग्रोथ कहा गया है। मतलब अर्थव्यवस्था तो ग्रो कर रही है, पर उस अनुपात में नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं। अरे, ये तो चिंता की बात है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाना ही रोजगार की गारंटी नहीं है। एक और ट्रेंड जिसकी बात की गई है वो है कार्यबल का अनियतीकरण, मतलब कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। हाँ, ये भी एक अहम मुद्दा है। इसका मतलब है कि लोग स्वनियोजन और नियमित वेतन वाली नौकरियों से हटकर दिहाड़ी मजदूरी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। सही। और इससे होता क्या है कि मजदूरों की स्थिति और कमजोर हो जाती है। उनकी मोलभाव की शक्ति, बार्गेनिंग पावर घट जाती है, काम की सुरक्षा कम हो जाती है। और इसी से जुड़ा है अनौपचारिकीकरण का मुद्दा, है ना? इनफॉर्मलाइजेशन। बिल्कुल, ये दोनों चीजें अक्सर साथ साथ चलती हैं। पहले समझें कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर है क्या। हाँ, बताइए। फॉर्मल सेक्टर यानी संगठित क्षेत्र में सारे सरकारी विभाग आते हैं और वो निजी कंपनियां या संस्थान आते हैं जहां 10 या उससे ज्यादा भाड़े के कर्मचारी काम करते हैं। अच्छा। यहाँ कर्मचारियों को आमतौर पर सामाजिक सुरक्षा मिलती है, जैसे प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी वगैरह। ठीक है। और इनफॉर्मल? बाकी सब जो इस दायरे में नहीं आते हैं वो अनौपचारिक या इनफॉर्मल सेक्टर है। इसमें किसान आ गए, खेतीहर मजदूर आ गए, छोटे दुकानदार, वो स्वनियोजित लोग जिनके पास कोई भाड़े का कर्मचारी नहीं है, ये सब। तो भारत में कितना बड़ा है ये इनफॉर्मल सेक्टर? आप चौंक जाएंगे सुनकर। 2011-12 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के लगभग 94% कामगार अनौपचारिक क्षेत्र में थे। 94%? हाँ, मतलब लगभग सभी। हाँ, विशाल बहुमत। और इन लोगों को क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं? कम वेतन, काम की कोई सुरक्षा नहीं, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। ये तो बहुत ही मुश्किल स्थिति है। अहमदाबाद की टेक्सटाइल मिलों का उदाहरण दिया गया। हाँ, वो एक क्लासिक केस स्टडी है। जब वो मिलें बंद हुई तो हजारों की संख्या में जो फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स थे वो रातों रात बेरोजगार हो गए और उन्हें मजबूरन इनफॉर्मल सेक्टर में छोटे मोटे असुरक्षित काम करने पड़े। उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। उफ, तो क्या सरकार कुछ कर रही है इस बारे में? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जैसी संस्थाओं के दबाव और सुझावों के बाद सरकार ने कोशिशें शुरू की हैं इनफॉर्मल सेक्टर को थोड़ा मॉडर्नाइज करने की, वहां के कामगारों को किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा देने की। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रयास कितने कारगर होंगे? वही बात है, खासकर तब जब हम देख रहे हैं कि फॉर्मल सेक्टर में रोजगार वैसे ही बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, बल्कि कुछ अनुमान तो ये भी कहते हैं कि वो कम हो रहा है। तो इनफॉर्मल सेक्टर पर दबाव और बढ़ जाता है। और फिर एक और बड़ी चुनौती है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, ये वो स्थिति है जब लोग काम करने लायक भी हैं, काम करना चाहते भी हैं, मौजूदा मजदूरी पर उन्हें काम मिल नहीं रहा। बिल्कुल। और इसमें भी कई तरह की बेरोजगारी है। एक तो है खुली बेरोजगारी, मतलब साफ दिख रहा है कि व्यक्ति बेरोजगार है। फिर है छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये अक्सर खेती में दिखती है, जहां एक छोटे से खेत पर जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। अगर कुछ लोगों को हटा भी दें तो भी उत्पादन पर फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मतलब वो प्रोडक्टिव नहीं है वहां। एक तरह से हाँ। और तीसरी है मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे खेती में बुआई कटाई के समय काम होता है, बाकी समय लोग खाली रहते हैं, या निर्माण क्षेत्र में बरसात में काम रुक जाता है। तो सरकार रोजगार पैदा करने के लिए क्या करती है? सरकार दोनों तरह के कदम उठाती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष।
प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली सरकारी विभागों में या सरकारी कंपनियों में नौकरियां देना। ठीक। और अप्रत्यक्ष मतलब ऐसी नीतियां बनाना या योजनाएं चलाना जिससे निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अवसर बने। जैसे मान लीजिए सरकार सड़कें बना रही है तो उससे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को काम मिलता है, सीमेंट इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है वगैरह। हाँ, समझ गई। और मनरेगा का भी जिक्र है? हाँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का। ये ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन के अकुशल शारीरिक श्रम की कानूनी गारंटी देता है। अच्छा, ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। बिल्कुल, खासकर ग्रामीण गरीबों के लिए। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें तो हमने देखा कि भारतीय कार्यबल की संरचना बदल रही है, सर्विस सेक्टर का महत्व बढ़ रहा है, आउटसोर्सिंग, वर्क फ्रॉम होम जैसी नई चीजें आ रही हैं। बिल्कुल। लेकिन साथ ही इनफॉर्मलाइजेशन, जॉबलेस ग्रोथ और बेरोजगारी जैसी बड़ी चुनौतियां भी हमारे सामने खड़ी हैं। सही कहा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मतलब यही कि सिर्फ आर्थिक विकास पर ध्यान देना काफी नहीं है। हमें अच्छे काम के अवसर, डिसेंट वर्क जिसे कहते हैं, और सामाजिक सुरक्षा पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। बिल्कुल सही। विकास समावेशी होना चाहिए। और अंत में एक विचार सोचने के लिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, गिग इकोनॉमी बढ़ रही है, मतलब ये जो प्रोजेक्ट आधारित काम होते हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह, हाँ, ये नया ट्रेंड है। तो क्या भविष्य में ये जो स्थायी नौकरी, परमानेंट जॉब का कॉन्सेप्ट है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा होता है तो इसका कामगारों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा? इस पर सोचने की जरूरत है। ये भविष्य की एक बड़ी चुनौती हो सकती है।